नॉर्मली क्या होता है कि मैंने सुबह प्रोफेसर साहब से बात भी किया था कि उनका पहला प्रेफरेंस मुस्लिम कैंडिडेट का रहता है। ये पुरानी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, वो उनकी स्टेट पॉलिसी है एक्चुअली। वो हिंदूज भी काफी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब धीरे से पता नहीं क्या हुआ है कि अचानक से इंडियन रिक्रूटमेंट हैव गॉन लो एक्चुअली बाय सऊदी अरेबिया। और वो पहले जहां टॉप पेडेस्टल पे होता था, क्योंकि इंडिया के प्रोफेशनल्स जाते थे वहां पे, सभी कुछ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, बाकी डोमेन के लोग भी हैं। अचानक से इंडिया पिक्चर से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया प्रेफरेंस से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये चीजें धीरे धीरे क्या होती है, जब कैचअप होती है ना, तो फिर बाकी जो उस खित्ता है पूरा का पूरा, ये वहां भी कैचअप करती है, चाहे बहरीन हो, ओमान हो, यूएई हो, या फिर कोई और वहां का देश हो, कुवैत हो, जहां पर हिंदुस्तानी करीब 90-92 लाख रहते हैं। रिपल इफेक्ट कह सकते हो। और जिस बारे में करीब 10 दिन से एक बात कहता आ रहा हूँ लगातार, उसके ऊपर मैंने मेरे टॉपिक भी आए हैं कि भारत का इजरायलीकरण हुआ है। ये शब्द बहुत लोगों ने आगे भी चुन के इसको वायरल भी किया है कि भारत का इजरायलीकरण हुआ है। और इस इजरायलीकरण ने बहुत सारे देशों को परेशान किया एक्चुअली, देखा जाए तो। और ये एक रीजन भी है कि हमारे प्रति जो लोगों की जो नफरत बढ़ रही है बाहर के मुल्कों में, अमेरिका भी उनमें से एक है। और ये नफरत आम आदमी की, वो हरजोत सिंह का एक जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, वही नहीं, बल्कि जो H1B वीजा वाले हैं, और वो बात निकल के आती है कि अब महसूस होता है कि 50 लाख हिंदुस्तानी कहते हैं कि शायद हम यहाँ पर किराएदार हैं, हम शायद यहाँ पर परमानेंट वासी नहीं है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। 5 लाख लोगों की पावर होती है, लेकिन यहाँ 5 लाख H1B ने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया, सब झिंझोड़ दिया अंदर तक। मतलब आत्मा तक उसकी, मतलब क्या कहते हैं ना, कांप रही है कि क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है। और ये इन्हीं 11 सालों में हुआ है। इससे पहले कभी हम हिंदुस्तानियों को इस नजर से नहीं देखा जाता था, अब देखा जाता है। हम लोगों की नजरों में अब उतने अच्छे या उतने बेहतर इंसान या देश या कौम नहीं रहे हैं। विनय ठाकुर जी। धन्यवाद दिनेश जी, आपने सही तरफ इशारा किया है कि जब से हमारे फॉरेन पॉलिसी का जो है रीओरिएंटेशन हुआ है, बल्कि एक ढंग से ये कह लीजिए कि हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो जनता से और पॉलिटी से काट दिया गया है। ये बिल्कुल ही एग्जीक्यूटिव के हाथ में चला गया है और उसी ढंग से चीजें तय हो रही है। जो जयशंकर जी का जो फॉर्मूला है कि नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और केस बाई केस के हिसाब से, इवेंट बाई इवेंट के हिसाब से उन्होंने हमारी जो पुरानी आधारशिलाएं थी जो विदेश नीति की, और जिसको हमने ऐतिहासिक दौर में काफी कुछ आंदोलन और काफी कुछ त्याग के बाद हासिल किया था, और बहुत गुडविल जनरेट करने में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ था। चाहे जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो यासिर अराफात को यूएन में पहले उनको मौका देना, फिडेल कास्ट्रो के साथ रिश्ता, फिलिस्तीन का तो शुरू से ही जो है भारत उनके साथ में रहा है। और देखिए ये जो हालात जो हैं, ये हालात अभी हाल में जिस तरह से इजराइल ने कतर पे जब आक्रमण किया है, उसके बाद से जो है चीजें और तेजी में आई है। अभी बहुत विजिबल नहीं हुई है, आपने जैसे गल्फ का आपने उदाहरण दिया, गल्फ में अभी वो टायर सिस्टम था, जो टायर 1 के जो टॉप प्रोफेशनल्स थे वो इंडिया से जाते थे, उसके बाद टायर 2 में पाकिस्तानी और बाकी जगह के लोग। अब इजराइल ने जो चीजें जिस भय को जन्म दिया है, और उसमें ये चीजें भी है कि कहीं ना कहीं की जो भारतीय कंपनियां हैं और जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं, वो इजराइल के साथ उनके रिश्ते की वजह से, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, बहुत सारे वाइटल डेटा जो है वो इजराइल के पास पहुंच रहे हैं। वो ईरान के मामले में भी ये सामने आया था कि शायद वो इंडियन कंपनियों के द्वारा गया है, जिसके चलते रिश्तों पर भी हो। आपने एक बात कही कि जो 5 लाख लोग जो है वो जब सड़कों पर आते हैं और उनके सामने एक लक्ष्य होता है, तो वो चीजें जो है बिल्कुल झकझोर देती है। और इसी संदर्भ में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, वो ये कि हमारे सामने ऐसे नहीं कि चेतावनी के स्वर नहीं आए हैं। हमको अफ्रीका में हमारे सामने
ये पिक्चर सामने आई है कि जब जब आपकी इमेज को नुकसान होता है, आपकी इमेज का, जब आपको जिसको बोलते हैं बेनोवोलेंट से जो है वो नॉन वांटेड, जो जिनको मोहम्मद साहब ने कहा कि पर्सोना नॉन ग्राटा वाले कैटेगरी में जब आ जाते हैं, तो क्या होता है उसका उदाहरण इदी अमीन के दौर में जो है माधवानी फैमिली के रूप में हमारे सामने आया कि कैसे कैसे जब उनके परिवार की इज्जत तक दांव पे रह गई तो रातों रात वहां से कैसे वो निकल करके ब्रिटेन भाग करके गए। और जो चाहे छोटी जनसंख्या हो, ये आपने कहा कि ये 5 लाख जो है, तो ये 5 लाख इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ये इन 5 लाख लोगों के पास में वो टूल्स हैं जो टूल सरकार की पॉलिसी, सरकार की प्रोपेगेंडा, सरकार की पीआर कैंपेन, सबका पर्दाफाश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो स्किलफुल लोग हैं, उनके पास में स्किल है। फिजिक्स में हम लोग सब पढ़ते हैं कि जैसे तो लाइट किसी माने उसको आप छू भी नहीं सकते हैं, इंटेंजिबल होती है, लेकिन उसी लाइट को जब उसके सारे जो वेव्स जो होते हैं जब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो लेजर बन जाता है। और उस लेजर में कितनी ताकत होती है कि धरती से बैठे बैठे चांद पर वो ड्रिल कर सकता है, हार्ड से हार्ड मेटल में वो ड्रिल कर सकता है। ऐसे ही जो है जब लोगों के सामने एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को लेकर के उनकी जो है वो प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेनिंग होती है, तो 5 लाख तो बड़ी संख्या है। मुझे चे गुवेरा की याद आ रही है। चे गुवेरा ने अपने मोटरसाइकिल डायरी में जब वो अंत में वो मरे बोलिविया में, तो वो अपने इस मिशन में थे कि पूरे लैटिन अमेरिका को आजाद कराना है, और उनकी अपनी थ्योरी थी कि अगर 20 लोगों का एक कोर ग्रुप तैयार हो जाए तो उस कोर ग्रुप से आप एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं जो पूरे देश को बदल सकता है। क्यूबा का उदाहरण है। क्यूबा को आजाद कराने में जो लोग थे, उनका जो ग्रुप था बहुत छोटा था, लेकिन वो बहुत कॉम्पैक्ट ग्रुप था, और उसमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता थी। और उसने पूरा वो उनका जो समूह था उसको लोग पागल समझते थे कि ये लोग पागल लोग हैं जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है और इतनी बड़ी ताकत अमेरिका के साथ बैप्टिस्टा गवर्नमेंट के साथ लड़ने चल पड़े हैं। तो असल बात वो है कि आपको एक लंबे दौर में आपने अपना पूरा इन्वेस्ट किया और आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे थे जब आपको लग रहा था कि ये सब कुछ अच्छा रोजी रोजी पिक्चर है, और अचानक से आपके पैर के नीचे से जमीन खींच ली जाती है। वो एक ये भी वार्निंग है कि कैसे अमेरिकी मॉडल जो है जिसको भारत पे लादने की कोशिश की जा रही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कैसे खतरनाक है कि अगर एक व्यक्ति की सनक में अगर कोई चीज आ गई जिसको बड़ी आसानी से जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप कंट्रोल कर सकता है, तो उस देश की बनी बनाई जो परंपरा है, विरासत है, और उसके सामाजिक आर्थिक उन्नति का जो बुनियाद है उसको कैसे हिला सकता है। देखिए अमेरिका के विश्व शक्ति बनने की जो मुनादी है वो फ्रेंच दार्शनिक, नाम थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, उन्होंने कम से कम 200-300 साल पहले ही घोषित कर दिया था कि अगली विश्व शक्ति जो है अमेरिका होने वाली। तब कहीं ना वर्ल्ड वार था ना कहीं कुछ था, और उनकी जो बेसिक प्रीमाइसेस थी कि क्यों अमेरिका वर्ल्ड पावर होगा, उसमें यही था कि वो कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट है, वहां पे सब लोगों के लिए आजादी है, सब लोगों के लिए अवसर है। और आज भी अमेरिका में आप जो लोग भी बड़े माने जोर शोर से ये करते हैं कि हम अमेरिकी हैं और अमेरिका को ग्रेट बनाना है, सबके आप देख लीजिए उसमें से ज्यादातर लोग कौन है? ज्यादातर लोग वो लोग हैं जो यूरोप में जो लड़ाई हुई, जो रिलीजियस वॉर, उसमें से ज्यादातर प्रोटेस्टेंट लोग जो भाग करके वहां में गए, आयरलैंड के तमाम, जर्मनी के सब लोग वहां पे गए और उसी मूल के लोग हैं। और आप देखिए कि इतिहास की क्या विडंबना है कि ट्रंप साहब जो जिनका परिवार खुद बाहर से आया था, वो इतने जानी दुश्मन है। तो और
जो खालिद साहब ने एक बात जो अंडरलाइन की कि इन सारे उथल-पुथल के बीच में लीडर की क्या भूमिका है? लीडर की यही भूमिका है कि वो दूर तक देखता है, इतिहास की गति को भांपता है और इतिहास की गति को देखते हुए अपने मुल्क को तमाम खतरों से बचा करके आगे ले जाता है। मुश्किल बात ये है कि आज के दौर में जब हमारे मुल्क में जो फॉरेन पॉलिसी में पब्लिक इंटेलेक्चुअल तो गायब ही है, पब्लिक डिस्कोर्स भी गायब है। वो बिल्कुल एक जो है वो बहुत बंद कमरे में वो चीजें तय होती है और आपको पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है और उसका नुकसान जो है आपको उठाना पड़ता है। जैसे तेल के मामले में आई कि भाई तेल आप मंगा रहे हैं, फायदा एक कंपनी को हो रहा है, नुकसान पूरे देश को हो रहा है। तो ये चीजें जो है वो बड़ी जो है खतरनाक। ठीक है, दिनेश जी।